नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। किसी भी देश के विकास और उन्नति का पैमाना होता है उस देश के लोग, वहां के नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा। कोई भी मुल्क, कोई भी देश उन्नति तभी करता है जब वहां के रहने वाले लोग सामाजिक रूप से सुरक्षित हों, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। ये लगातार उनका छठा बजट होगा और आम चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले इस अंतरिम बजट में समाज के वंचित गरीब तबके, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों समेत मतदाताओं के बड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए तमाम योजनाएं पेश की जा सकती हैं। आज अपनी इस खास चर्चा में हम खास तौर से बात करेंगे जो देश की सामाजिक सुरक्षा की नीतियां और योजनाएं हैं उनकी, ऐसी योजनाओं की जरूरत की, बजट में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए आखिर क्या प्रावधान किए जा सकते हैं और मौजूदा वक्त में इसे लेकर क्या है देश की जरूरत और सही रास्ता। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान आज चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर अशोक विशनदास जी, जो कि प्रोफेसर हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रियदर्शी दास, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डॉक्टर दास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर विशनदास, मैं आपसे शुरुआत करूंगी और थोड़ा सा मैं समझूंगी, जैसे मैंने कहा अभी, जब हम खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, विकासशील देशों की बात होती है, तो वहाँ का समाज गतिशील हो, लगातार स्थायी विकास होता रहे और हर व्यक्ति उसमें अपना कहीं ना कहीं योगदान देता रहे, ये सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं। लेकिन तमाम आर्थिक हालात कह लीजिए या सुविधाओं के अभाव में एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो ये काम अपने बलबूते सीधे तौर पर नहीं कर पाता, इसलिए सरकार की ओर से उसे कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जाता है। थोड़ा हमें बताइए, सामाजिक सुरक्षा क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, और भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी इतनी बड़ी है, जो तेज़ी से बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था भी है, कितना ज़रूरी और कितना चुनौतीपूर्ण? ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी है और आवश्यक भी है। और हमारा देखिए, जो हमारे देश का एक लंबा अगर टारगेट देखें 2047 तक, और अगले जो 25 साल हैं या जो भी 24 साल बचे हैं, उसमें हमारा ध्येय ये है कि हम एक विकसित देश बने। और विकसित देश तभी बनेगा जब यहाँ का प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा हो और उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और तो ये जो सरकार, वर्तमान सरकार है, उन्होंने जो हमारे 4 वर्ग हैं मुख्यतः, महिला, युवा, किसान और गरीब, ये हमारे सभी पैमाने, सभी ये एक कंप्लीट है देश का पूरा विकसित ढांचा करने के लिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इसमें आपने जो बिंदु छेड़ा कि जो वोटर हैं उसको वो कैसे प्रभावित होते हैं, वो एक नैरो सोच है। क्योंकि अगर कोई वोटर है, अगर उसका कोई बच्चा है, उसके लिए अगर सरकार कर रहा, वो बंदा जो बच्चा है या 18 साल से छोटा है, उसके लिए भी अगर सरकार कोई ऐसा काम कर दिया, गरीब है, तो वो भी प्रभावित होता है। तो वोटर का जो रुझान है, क्योंकि उसके बच्चे के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजना बनाई, तो वो भी प्रभावित हो रहा है, तो उससे भी वो प्रभावित होते हैं। तो ये जो 4 हमारे वर्ग हैं, जो अभी हमने बोले 4, गरीब, किसान, युवा और महिला, ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे देश की। ये संपत्ति है, मैं इसको संपत्ति की तरह देख रहा हूं। तो उस संपत्ति की देखरेख करेंगे तभी देश का उत्थान होगा, तभी हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं हम भी विकासशील देश हैं। और किसी जमाने में हमें कहते थे सोने की चिड़िया, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इन विकासशील प्रयासों से अगर हम पिछले 9-10 साल से देखेंगे, तो अगर 2023-24 का जो बजट, वित्त वर्ष का बजट पिछला बजट देखेंगे, तो ये जो कल्याणकारी और जो उसके लिए बजट का प्रावधान किया, वो 55,000 करोड़ से भी ज्यादा था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर हम 2015-16 के अगर आंकड़े देखेंगे, तो उसमें सिर्फ 31,000 करोड़ थे, यानी कि करीब 74% की वृद्धि हुई है। और वो बहुत ही मतलब एक आपको प्रेरणा देता है
और हमें हमें सुरक्षा भी देता है और हमें विश्वास भी आता है ये सरकार है जो दूरगामी परिणाम करती है। और हमें विदेश में भी अगर हम पूरा विश्व में देखें तो भारत एक अच्छा सक्षम लीडर बन के उभर रहा है। ये हमारा है और इससे और मेरा ये आशा है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, जो अभी आने वाला है बजट उसमें पिछले बजट से बहुत अच्छा होगा और भी अच्छा होगा, क्योंकि अभी हमारी प्राथमिकताएं हैं इन 4 वर्ग जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोले, उसी से हमारा विकास है। वो संपूर्ण विकास तभी होगा। पहले हमारा लॉपसाइडेड था थोड़ा सा कि कोई वर्ग हो रहा है, तो उससे क्या होता था, हमें ये भी आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये है एक वेल्थ क्रिएशन पर्याप्त नहीं है। वेल्थ क्रिएशन है, वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो सभी लोगों को अगर हम समावेश करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे तभी संपूर्ण विश्वास होगा, तभी विकासशील से विकसित देश बन सकते हैं। बिल्कुल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात आपने की है डॉक्टर अशोक। डॉक्टर दास, जो बातें अभी यहाँ डॉक्टर अशोक ने कही हैं कि हम जो अपनी जनसंख्या है उसको एक बड़ी संपदा के तौर पर देखते हैं और उसकी देखरेख करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जब हम एक डेवलप्ड कंट्री बनने की ओर अग्रसर हैं, ऐसे में हमें और ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है वो ठीक तरह से हो। इसमें आपको क्या लग रहा है जो रहा फिलहाल हम पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो उनको उंगलियों में गिनना भी आज के टाइम आसान नहीं है, वो इतने वृहद तौर पर चलाई जा रही हैं। तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि टर्निंग पॉइंट्स कौन से बड़े रहे हैं या क्या स्कीम्स हैं जो फिलहाल चलाई जा रही हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप क्या देखते हैं? थैंक यू प्रीति जी। प्रोफेसर अशोक ने बताया, आप खुद अभी जो बात पे गौर कर रहे थे, देखिए कोई भी देश विकसित बनने के लिए उनका इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाना जरूरी होता है, और उसमें सोशल प्रोटेक्शन स्कीम और सोशल सेफ्टी नेट जिसको हम बोलते हैं, उसको जितना हम मजबूत बनाएंगे वो लोगों को एम्पावर करेगा और उनका कंट्रीब्यूशन जो है, योगदान जो है देश का विकसित बनने में वो बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम पे जो पूरी दुनिया को एक एहसास हो गया कि जिस तरीके से हमने सोशल प्रोटेक्शन स्कीम बढ़ाया, वो शायद चाहे जितने एक्सटेंट तक उनको मदद मिला उससे और ज्यादा उनको लगा कि उसको विस्तार से बनाना जरूरी था। एक ऐसा नंबर मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी से लेके मई के बीच में 2020 में जब कोविड का पीक था, उस टाइम पे 168 देश 168 कंट्रीज और टेरिटरी जो मिला के कम से कम 915 ऐसे सोशल प्रोटेक्शन स्कीम उनको अनाउंस करना पड़ा। अब मान लीजिए वो विपत्ति का इमरजेंसी सिचुएशन था, अब मान लीजिए कि अबनॉर्मल ईयर था, लेकिन उससे इतना तो पता चल गया है कि कोई भी देश किसी भी समय पर वो उस तरह का मतलब जो सिचुएशन फेस कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, उससे लेकर कुछ उसके बाद या उस पैंडेमिक के टाइम पे या उसके बाद कुछ ऐसे स्कीम्स आए हैं जिन्होंने जो हमारे जो लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट में क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको समझ के कैसे अनऑर्गेनाइज वर्कर हो गए, जो दूर दूर से जो रूरल एरिया से आते हैं काम करने के लिए, बॉम्बे में, दिल्ली में जो ढूंढते रहते हैं अफसर, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये सब के बारे में विस्तार से जो पॉलिसी सरकार ने लिए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे एक तो है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनका एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको रिकॉर्ड करने के लिए ई श्रम पोर्टल किया गया है। उससे फायदा क्या है कि आपको कम से कम पता तो चल रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं बिहार से, कितने लोग उड़ीसा से आ रहे हैं, कितने लोग यूपी से आ रहे हैं और कौन वापस जा रहे हैं। तो ये सब एक हुआ। फिर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक कोविड के टाइम पे उसको कोशिश किया गया, उससे भी लोगों को बहुत फायदा मिला। अभी रोजगार देने के साथ साथ उनको ये भी आश्चर्य करना जरूरी है कि आप जब ओल्ड एज में पहुंचेंगे तो आपके लिए क्या है। तो उसके लिए भी सरकार ने कुछ बीमा का सोचा हुआ है, जैसे प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मन धन योजना। मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे पहल जो है, जो
उस डायरेक्शन, उस दिशा में लेके जा रहा है कि हम विकसित देश बनेंगे जब हम सबको साथ में लेके चलेंगे, जो प्रोफेसर अशोक बोल रहे थे। और इसमें अगर आप देखेंगे जो एलोकेशन है बजट में, चाहे वो इंटरिम बजट हो या फुल बजट हो, उसमें वो एलोकेशन ओवर टाइम बढ़ता जा रहा है और एक अच्छी सोच है। अगर आप देखेंगे कि सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर नंबर के हिसाब से देखेंगे, जो सोशल सर्विसेज का एक्सपेंडिचर है 2018 से लेके 20 तक वो 25% था। अब 2023 में वो 26% हो गया है। और अगर आप 22 का देखेंगे वो 21 के ऊपर 31.4% इंक्रीज रहा है। और अगर आप हेल्थ का एग्जांपल लेंगे, सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, उसमें 2019 में 6% था, वो बढ़ के 9.6% बना 2023 में। तो ये जो है, ये कुल मिला के एक हमको दिशा दिखा रहे हैं कि जो भारत का सरकार है वो देश दुनिया का जो अलग अलग स्थिति को समझ के अपने लोगों को, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपने ओन अकाउंट वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके से जो जुड़े हुए हैं देश की अर्थनीति के साथ, उनको हम कैसे अपने साथ मिले, उनका जो भी समस्याएं हैं उनको हम सुलझाने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लाए। एक अच्छे दिशा मुझे दिख रहा है और उस प्रयास के साथ इंटरिम बजट में भी कुछ इंडिकेशंस होगा और जब फुल इलेक्शन हो जाएगा उसमें उसका पूरी तरह से रिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, आपने तमाम श्रमिकों की बात का जिक्र किया है, उस पर मैं डॉक्टर विशन दास आपसे समझना चाहूँगी। माना यह जा रहा है कि जो न्यूनतम मजदूरी है, मिनिमम वेजेस, उसे बढ़ाया जा सकता है और जिस कोड की बात 2020 की बात हो रही थी उसे कहीं ना कहीं वृहद रूप से लागू किया जा सकता है, ऐसी बात हो रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, जब हम अंतरिम बजट की बात करते हैं जो कि अपने आप में पूर्ण बजट नहीं है, ऐसे में क्या बड़े फैसले की उम्मीद की जा सकती है? ऐसा कोई नियम के अनुसार या संविधान की दृष्टि से ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि ऐसा करना अनिवार्य है। तो वो अगर वो राष्ट्र हित में है और जो तबके हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, 4 जैसे अभी हमने बोले थे वर्ग, किसान का, गरीब लोगों का, युवा का, महिलाओं का, वो उसमें मेरे को तो लगता है होना चाहिए, क्योंकि हम ये समय क्यों व्यर्थ जाने दें, क्योंकि एक महीना बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे कोई गरीब है, भूखा है, वो तो 2 महीने तक का इलेक्शन का तो रिजल्ट का वेट नहीं कर पाएगा उसकी। तो मेरा अपना ये मत है कि सरकार को ये देखे हुए, क्योंकि ये किसी नीतिगत नया फैसला नहीं है, ये पहले बजट में हमें कहा गया था और उसको आगे बढ़ाने वाली बात है। वो तब आता जब बिल्कुल ही एकदम नई कोई चीज़ आप शुरू करें, वो शायद वेट कर सकता है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी के लिए मुझे लगता है कि हमें ये समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इंटरिम बजट हो, अंतरिम बजट हो, चाहे फुल बजट हो, ये स्कीमें चलती रहनी चाहिए और वो हमारे देश के हित में और सभी के हित में है। और ये कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में भी जो 2-3 महीने वेट नहीं कर सकते। तो ये राष्ट्र हित में फैसला होगा कि इसको आप कंटिन्यू कराएं। और ये एक मैं आपके ये कहना चाहता हूँ, ये जो गरीब है, जो वंचित लोग हैं, उनका सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो कि जो सामर्थ्य है उनका भी जो सम्मान है उनका सम्मान कम नहीं है। तो उनको भी हमें हमारी जो रिजोल्यूशन है कि हम इनको भी सम्मान से और ये जो अगर बजट में ठीक से उनके लिए प्रोविजन किया जाए तो ये उनके सम्मान की सुरक्षा और वो हमारी प्रतिबद्धता को इंगित करेगा। तो मेरा ये अपना पर्सनल मत है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि ऐसा होना चाहिए। एक जो बड़ी बात है डॉक्टर दास, स्वास्थ्य को लेकर, यानी जो गरीब लोग हैं, जो वंचित हैं, जो अलग अलग वर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा फोकस हमारा, आपने क्योंकि कोविड का भी जिक्र किया था, वो कोविड के बाद शिफ्ट हुआ है। आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर भी खासा फोकस रह सकता है? इसमें हम नया क्या देख सकते हैं? मुझे लग रहा है अगर कोई ठोस अनाउंसमेंट नहीं होगा फिलहाल, लेकिन उस दिशा में कुछ इंडिकेट तो जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का जो रिसेंट जो उपलब्धियां है वो काफी अच्छा रहा है।
जैसे मैंने एक नंबर आपको बताया था, उसमें अगर आप देखेंगे जो गरीब का सबसे बड़ा जो जो ड्रेन होता है वो मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है, और उसको हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है ये अच्छा चीज है कि वो कम घटा है। 2019 ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे लगभग 64% ऑफ जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसमें से 48% हुआ है। जो नंबर मैंने बताया था कि 6% से 10% के आसपास 9% 6 बना है, उसका अगर रिवर्स देखेंगे कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों का क्या हुआ है, वो 64% से घटकर 48% हुआ है। वो क्या अच्छी बात है, क्योंकि आप अपना पैसा और कहीं लगा सकते हैं, बच्चों का एजुकेशन में लगा सकते हैं, या अपना भविष्य के बारे में कुछ इन्वेस्ट इनकम अर्निंग एक्टिविटी में आप उसमें लगा सकते हैं। तो उसमें फोकस रहना जरूरी है, और लग भी रहा है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे, और ये कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। अगर आप अभी का जो सरकार है, जो पिछले 2 टर्म में जो अनाउंसमेंट दिए हैं उसमें, चाहे आयुष्मान भारत हो, जो भी हो, वो हेल्थ को एक मजबूती एक दिलाने के लिए बहुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों का मेडिकल रीइंबर्समेंट, और जो सारे चीज में अगर आप देखेंगे कि हेल्थ पे फोकस रहा है और बाकी सेक्टर को छोड़ के, तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो बजट में या तो कोई दिशा दिखाएंगे कि इस दिशा में हम जाना चाहेंगे। अगर हम, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, बजट है, तो थोड़ा बहुत अपने बात भी रखेंगे, लेकिन ये होना जरूरी है। अगर मैं इसके सिलसिले में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी बोलना चाहूँगा कि स्टडीज हो चुका है कोविड के बाद, और सारे कंट्री में एक तरीके से सहमति हो रहा है अपने तरीके से कि हमको सोशल सेफ्टी नेट जो है हम उसको बढ़ाना जरूरी है, चाहे वो इंश्योरेंस के जरिए हो, मिनिमम वेज के जरिए हो, या कुछ भी हो, हम उसको बढ़ाना जरूरी है कि अबव ऑल ये लोग ही है जो इकोनॉमी को रन करते हैं। और हमारा एक कंट्री है जो एक पॉपुलस कंट्री है, हमें बहुत सारे लोग हैं, और हमारा लेबर मार्केट डाइवर्सिफाई हो रहा है। हम सबको फुल टाइम जॉब नहीं दे पाएंगे, हम चाहते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कुछ भी काम करके अपना लाइवलीहुड कमाए। तो उसी हिसाब से अगर उस तरह का हम इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन सोच रहे हैं, तो हेल्थ और एजुकेशन 2 बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पिलर होता है उसका। हम उनको एजुकेट करें, उनको कैपेबल बनाएं, और हेल्थ उनको प्रोटेक्ट करें कि वो जो इनकम शॉक्स हो, जो भी हो, वो सुस्त रहे और कंट्रीब्यूट करे। तो मुझे लग रहा है कि जो ओवरऑल एलोकेशन है और जो रहा है फोकस इस गवर्नमेंट का, उसमें कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करेगा इस बजट इंटरिम में भी। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन की आपने बात की, और डॉक्टर विशन दास, जो आप चारों वर्ग की बात करें, गरीब, किसान, युवा, महिला, क्या हम ये भी माने कि जो हमने टैक्स कलेक्शन देखा है, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो या इनकम टैक्स हो, उसमें बड़ा उछाल देखा गया, इस वजह से भी क्या सोशल वेलफेयर स्कीम्स या सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में हम बात करें, उस वर्ग में एलोकेशन ज़्यादा हो सकता है, ध्यान ज़्यादा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी संभावना है। और सबसे पहले हमें ये देखना है ये क्यों हो रहा है। जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो ज़्यादा क्यों हो रहा है कि सारा डिजिटाइजेशन पे हम जोर दे रहे हैं। अभी कोई ऐसा देश नहीं जिस, हमारे यहाँ 78%, अभी कुछ दिन पहले लेख आया था, हमारे जो शेरपा थे G20 के, उन्होंने एक लिखा है कि हमने जो डिजिटाइजेशन, जो हमारा टारगेट 2065 का था, वो अभी हमने अचीव कर लिया है। तो हमारा बहुत फास्ट हो रहा है डिजिटाइजेशन, और डिजिटाइजेशन की वजह से सबसे पहले जो हमारे ये जो 55,000 करोड़ हमने ये इनके लिए रखे हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, सभी बहुत सारी स्कीमें हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो ऐसा, और उसमें एक और बिंदु है जो दिखता नहीं है, कम दिखता है, लेकिन है सत्य कि वो गरीब जिसके लिए दिया गया उसको पहुंच भी रहा है, क्योंकि डिजिटाइजेशन में कोई स्कोप नहीं है किसी करप्शन करने का। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, इसलिए गरीब हमारे देश के खुश हैं। और ये बहुत जल्द, और आपके माध्यम से मैं 2-3 चीज़ें और बहुत क्विकली बताऊंगा कि ऐसा है कि जैसे हम लोग वेजेस हैं जो रूरल, तो अगर रियल में देखें तो कभी कभी क्या होता है कि महंगाई दर इतनी बढ़ती है कि रियल वेजेस कम हो जाते हैं, यानी कि उसमें नेगेटिव ग्रोथ है। जैसे जो सरकारी महकमे में, एक उदाहरण ही देते हैं, हालांकि बहुत अच्छा, तो उसमें जो अगर महंगाई बढ़ती है तो उनको डीए मिल जाता है। तो हमारे जो ये रूरल वेजेस हैं, चाहे एमजी नरेगा में, ये
14.7 करोड़ लोग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, जो ग्रामीण मंत्रालय के आंकड़े देखें तो वो करीब करीब पूरे देश की आबादी का 10% है। तो उनको हम क्यों ऐसे छोड़ दें कि उनकी अगर महंगाई बढ़ रही तो उनको भी आप उनका भी वेज उसके अनुपात बढ़ाइए। और जैसे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार के हैं, उनको तो डीए के हिसाब से करते हैं, इनको भी करना चाहिए। एक मेरा ये विश है, मतलब मैं ये सोचता हूं कि गरीबों के उत्थान के लिए बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि वो वैसे ही गरीब है और अगर महंगाई होती है तो वो और ज्यादा गरीब हो जाएगा। तो ये हमें इस बात को संके। और दूसरा जो विश्वकर्मा स्कीम है, जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं, बेचारे नाई बार्बर हैं और मोची हैं, उनके लिए भी ये स्कीम शुरू की है, पहले किसी ने उसके लिए नहीं सोचा। और जो स्ट्रीट वेंडर हैं, स्वनिधि, वो तो मतलब ये पूरा व्यापक है, पूरे सबको समावेश करके हम चल रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारी खुशहाली बढ़ेगी। और जो गरीबी रेखा इस समय 14.96 है, वो भी काफ़ी कम हो गई है। हालांकि ये 14 करीब 15% गरीब है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर पिछले सालों से देखें तो बहुत कम हो गई है। तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये हमारा डायरेक्शन ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है लगातार, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, डायरेक्शन ठीक है हमारा, और डायरेक्शन है उस दिशा में हमारा काम हो ही रहा है। अब हमें 59 साल लग गए $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन करने। बिल्कुल। तो ये और लक्ष्य $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। 27-28 में पूरी संभावना है, और 4 ट्रिलियन तो इसी साल होने की संभावना है। बिल्कुल। डॉक्टर दास, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि बजट है ये और इसके बारे में आम लोगों तक और समझ बढ़े। मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या सिर्फ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से ही हम सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स में धन लगता देखते हैं, या फिर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR जिसे कहते हैं, उसका अपना कितना रोल होता है? दूसरी बात ये भी है कि जब हम जो वंचित और जो गरीब हैं उन्हें सशक्त करने की बात कहते हैं, तो जाहिर तौर पर कैसे वो इन स्कीम के फायदों से बाहर निकलकर सशक्त बने और हमेशा इन स्कीम्स का फायदा ना लेते रहें, वो भी सशक्त बनकर बाहर निकले, ये साइकिल आखिर कैसे चलता है? अगर आप थोड़ा समझाएं इसके बारे में हमें। देखिए, पहली बात जो है कि आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर हम सिर्फ सरकारी जो एलोकेशन है अगर उसको डिपेंड करके रहे तो जो व्यवस्था हम सोच रहे हैं उस तरह का नहीं हो पाएगा। चाहे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आजकल आप सुने होंगे कि इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के दायरे में इम्पैक्ट बॉन्ड और इम्पैक्ट फंड करके कई सारे चीज़ों को रेफर किया जाता है। उसमें क्या होता है कि कोई कमर्शियली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अपना पैसा वो ऐसा नहीं लगाया कि जहाँ पे उसको रिटर्न दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ फंड अभी सोचा जा रहा है, उसे इम्पैक्ट फंड बोलते हैं। उसमें कोई सोशल कॉज के लिए वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को पूल करते हैं और वो पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाते हैं कि हम आपका शेयर करते हैं कि आप कमर्शियल रेट में रिटर्न मिले, लेकिन हम उसको इन्वेस्ट करें सोशल प्रोजेक्ट में। वो ग्लोबली एक एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में है, कई सारी जगह पे उसका अच्छा नतीजा निकल रहा है, बट फिर भी उसका स्केलिंग अब तक हुआ नहीं है। वो एक तरीका है। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी अगर आप देखें कुल मिला के ऑनेस्टली कई जगह पे हो रहा है, कई जगह पे लोग बोल रहे हैं कि एक मैकेनिकल वे में एलोकेट कर देते ताकि हमने CSR कमिटमेंट को फुलफिल कर लिया। तो उसको भी एक सीरियस तरीके से वो फंड को कैसे लेवरेज किया जाए। बट सबसे बड़ा जरूरी ये है कि व्हाई नॉट प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं कि रिलक्टेंट है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमेशा पैसा कमाने के चक्कर में इन्वेस्ट करते हैं, वो ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को हमको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेना पड़ेगा। जो आगे का डेवलप्ड इंडिया हम सोच रहे हैं, जो विकसित भारत हम सोच रहे हैं, वो खाली सरकारी एफर्ट से नहीं होगा। उसमें सिविल सोसाइटी का योगदान चाहिए, उसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान चाहिए। तो कैसे इनोवेटिवली हम वो फंड को अनलॉक करें ताकि वो भी हेल्थ में लगाएं, चाहे जेस्टेशन पीरियड बड़ा हो जाए, 20 साल का कोई रोड प्रोजेक्ट है या कोई 5 साल का हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है, उसमें हम उसको PPP मोड में या कोई भी ऐसे आजकल ब्लेंडेड फाइनेंस का बहुत चर्चा हो रहा है, तो वो अवसर दिख रहा है। दूसरा पॉइंट जो आपने बताया बहुत सही बताया कि हमने अपने जो लोग हैं उनको एम्पावर करना जरूरी है। हम उनको ऐसा एक सिग्नल नहीं देना चाहिए कि बिजली आपको फ्री मिल रहा है, स्वास्थ्य का सारा चीज सरकार देंगे आपको। इस तरह से हम उनको एम्पावर बनाएंगे। जो एम्पावर बनाने का बात हो रहा है उसमें एजुकेशन का जरूरी है।
उसमें स्किल डेवलपमेंट का जरूरी है। वो विश्वकर्मा स्कीम बोल रहे थे। बाकी आप देख लीजिए जो हेल्थ का बात हो रहा है, हेल्थ तब भी कोई कैपेबल होगा और ये सब नहीं करेगा जो जो उसको अपना स्वास्थ्य ठीक हो, उसमें एजुकेशन प्रॉपर हो, और ये सब कुल मिला के हम उसको अगर बनाएंगे उसी हिसाब से सक्षम, तब जाके वो गवर्नमेंट स्कीम से उभर के निकलेगा। लेकिन कई सारे स्कीम्स का ऐसे फीचर है, जैसे मैंने बोल रहा था वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, उसमें वो वॉलंटरी है। उसमें ये है कि आपको 60 साल जब हो जाएगा तो आपको 3,000 करके महीने भर पेंशन मिलेगा, और अगर आप जो जो पेंशन उसके बाद उसको फैमिली को मिलेगा। लेकिन ये कोई सरकारी फ्री से नहीं दे रही, आप उसके लिए कुछ प्रीमियम देंगे और 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगा। तो ये धीरे धीरे करके लोगों को प्रिपेयर करना जरूरी है कि भाई सारे चीज के लिए सरकार के पास मत जाइए, आप भी अपना कुछ योगदान दीजिए जो आपको ही वापस रिटर्न में आएगा। तो ये जो पूरी सोच प्रोसेस है, मैं फिर से फाइनेंसिंग के ऊपर दोबारा जोर दूंगा कि ये सरकार ऑलरेडी सोच रही है। सारे स्टेट गवर्नमेंट, इवन म्युनिसिपल गवर्नमेंट तक भी बात आजकल चल रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जो भी हो, सारे क्षेत्र में कैसे प्राइवेट सेक्टर को लाके हम एक मेजर स्टेक होल्डर बनाए, उसके ऊपर जो दिशा जो चेंज हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो बात आएगा। बिल्कुल डॉक्टर दास, बजटिंग प्रोसेस में भी बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर अशोक, इस पर आपका भी कमेंट फंड को लेकर बात इसलिए है क्योंकि जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, हम जानते हैं कि 2025-26 तक सरकार का लक्ष्य है कि इसे 4.5% पर लेकर आएं। इसके लिए अगर देखें तो 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमी करनी होगी आगे समय के साथ व्यय को लेकर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये फंड कैसे बाकी जो क्षेत्र हैं, मैं कहूँ कॉर्पोरेट जगत है या और क्षेत्र हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आप अपने खर्चों को थोड़ा संकुचित करेंगे तो डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि साहब आप कम खर्च करिए तो विकास दर भी उसमें कम होती है, क्योंकि विकास दर और जो आपका इन्वेस्टमेंट है और ये सेविंग है वो सारे आपस में मिले जुले हैं। उसमें पूरे इकोनॉमिक्स में फार्मूले लगे हैं और वो सिद्ध भी हो गए हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आपकी ग्रोथ भी कम होगी। उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, सारे अर्थशास्त्री पूरे वर्ल्ड में इस बात से एग्री करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं है कि अपने खर्च कम करें, हमारा ये होना चाहिए कैसे और रिसोर्सेस आप जुटा सकते हैं। तो दो तरीके हैं, तो उससे भी आपका जो बजट डेफिसिट है वो कंट्रोल में आएगा। तो हमें ये नए देखना है कि हम कैसे अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, कैसे हम अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से इंक्रीज करके ग्रोथ रेट बढ़ाएं। उससे आपको इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, और उससे क्या होगा कि आपका विकास दर और तेज़ी से होगा। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि हमें कम से कम $13,000 पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए, तभी हम विकसित हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें अभी कार्य करना है, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा हाई होना चाहिए। हमें वो ये लक्ष्य हमारा कम खर्चा करने से नहीं होगा, हमें अपने रेवेन्यूज बढ़ाने हैं, उसके लिए सोचना है कहाँ से पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर अशोक विशन दास आपका और साथ ही डॉक्टर प्रियदर्शी दास, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो जाहिर है चुनाव पूर्व आने वाले इस अंतरिम बजट से काफ़ी अपेक्षाएं हैं लोगों को, खासकर गरीब, वंचित, बेसहारा और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ खास होगा, इस पर बड़ी नज़र रहेगी। सरकार का ये बजट अगले पूर्णकालिक बजट का एक तरह से ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। अगर सरकार दोबारा आती है चुनाव के बाद तो हो सकता है कि ओवरड्राफ्ट भी हो। उसका देखना होगा कि फिस्कल एम्पावरमेंट के रास्ते को अपनाते हुए कैसे सरकार वेलफेयर स्कीम्स को आगे धार देती है। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।